चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने हेरिडिटी चैप्टर चालू किया था और थोड़ा बेसिक बताने के बाद मैंने आप लोग को मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझाया था, याद है वाला, जहाँ पे हमने वन कैरेक्टर लिया था एंड दैट कैरेक्टर वाज हाइट, है ना। हाइट कैरेक्टर को हमने पी प्लांट के लिए समझा था ना। मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे, जिन्होंने मतलब मेंडल ने दो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर को लिया था एक बार में, वो एक कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। हमने हाइट का एग्जाम्पल देखा था, हमने सीड के शेप का एग्जाम्पल देखा था, रिंकल्ड एंड राउंड वाला, और सब ये देख रहे थे कि अपन कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होता है। एक कैरेक्टर के जो दो कॉन्ट्रास्टिंग एलिज हैं उनमें से कौन सा डोमिनेंट होता है और कौन सा रिसेसिव होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, स्टेज 1 स्टेज 2 करके देखे थे कि पहले उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद फर्स्ट जनरेशन आई, फिर फर्स्ट जनरेशन का क्या किया तो सेकेंड जनरेशन आई। और हर बार हम देख रहे थे कि प्लांट किस टाइप के बन रहे हैं, उनका फिनोटाइप और उनका जीनोटाइप क्या है। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, और जीनोटाइप मतलब कि कौन से जीन्स रेस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर टाइप के फिजिकल अपीयरेंस के लिए, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पहला पॉइंट क्या था कि इन्होंने पहले प्योर ब्रेड प्लांट्स लिए, यानी कि होमोजाइगोस। तो 7 कैरेक्टर अपन पढ़े थे ना, कौन कौन से 7 कैरेक्टर हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, हर हर कैरेक्टर के 2 एलिज, और उसमें कौन डोमिनेंट है अपन ये भी देखे थे, ठीक है। तो एक प्योर ब्रेड प्लांट उन्होंने पहले बनाया हर वैरायटी का, एक प्योर टॉल, एक प्योर शॉर्ट, एक प्योर राउंडेड सीड्स, एक प्योर रिंकल्ड सीड्स, एक प्योर येलो कलर सीड्स, एक प्योर ग्रीन कलर सीड्स एंड सो ऑन। ऐसे टोटल 14 वैरायटी के प्लांट्स बनाए उन्होंने, समझ गए, क्योंकि 7 कैरेक्टर, हर के दो दो कॉन्ट्रास्टिंग एलिज, तो 7 इंटू 14 हो गए। सबके प्योर ब्रेड की बात कर रहा हूं मैं, कि एक ऐसा प्लांट जिसके पास हाइट वाला कैरेक्टर ये है, एक ऐसा प्लांट जिसके पास हाइट वाला कैरेक्टर ये है, ये दो हो गए। अब ऐसी 6 और कैरेक्टर्स के अलग अलग ऐसे बनेंगे प्योर ब्रेड वाले, तो टोटल 14 वैरायटीज बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में उन्होंने उन्हीं को फर्टिलाइज करवाया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब ये आपस में फर्टिलाइज करेगा, ये आपस में फर्टिलाइज, मतलब इन दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे, तो इधर से हमेशा कैपिटल टी वाला कैरेक्टर ही आएगा और इससे हमेशा स्मॉल टी ही आएगा। इससे हमेशा कैपिटल टी, इससे हमेशा स्मॉल टी, इससे हमेशा कैपिटल टी, इससे हमेशा स्मॉल टी। कहने का मतलब स्टेज F1 जनरेशन है ना, स्टेज 1 के बाद जो F1 जनरेशन हमें मिल रही है, सबका जीनोटाइप सेम रहेगा, सबके पास यही जीन होंगे उस कैरेक्टर के। अभी एक सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और इसलिए दिखने में सब कैसे हैं, टॉल। इससे उन्होंने कंक्लूड किया, इससे पहला कंक्लूजन क्या निकला कि टॉल कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर डॉफ कैरेक्टर। एम आई क्लियर? टॉल कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर डॉफ कैरेक्टर, ये पहला कंक्लूजन निकला। फिर उन्होंने सेकंड जनरेशन बनाने के लिए क्या किया, इन्हीं का आपस में क्रॉस करवाया। तो इधर से आया कैपिटल टी, इधर से आया कैपिटल टी, इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, इधर से स्मॉल टी, इधर से कैपिटल टी, और इधर से कैपिटल स्मॉल टी, और इधर से स्मॉल टी। 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो उससे अपन ने ये देखा कि जो 4 वैरायटी बन रही है ना, उनमें से एक और दो, दो प्योर ब्रेड है और 2 हेट्रोजाइगोस पेयर है। इनको होमोजाइगोस पेयर का नाम दिए थे अपन। ऐसे क्रोमोसोम पेयर जिसमें दोनों एलिज एक जैसे हों, दोनों एलिज एक जैसे हों, उसको अपन क्या बोलते हैं, होमोजाइगोस। यहाँ पे दोनों सेम नहीं है तो होमोजाइगोस। ये भी आपका उसी कैरेक्टर का पेयर ऑफ एले है, बट वो अलग अलग है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी टॉलनेस के लिए होता है, स्मॉल टी डॉफनेस के लिए होता है। तो ये आपके हेट्रोजाइगोस पेयर हो गए दोनों, और ये वाले दोनों हो गए हमारे होमोजाइगोस पेयर, राइट। ये तो उनके जीनोटाइप्स हो गए। अब बात करते हैं फिनोटाइप की। फिनोटाइप में अपन क्या बोला कि ये वाला टॉल दिखेगा, ये दोनों भी टॉल दिखेंगे, और ये वाला डॉप दिखेगा, शॉर्ट दिखेगा। तो अब उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, एक कंक्लूजन तो पहले ऊपर निकाल चुके थे कि टॉल कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर डॉफ, ये निकाल चुके थे ना। अब दूसरा कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि वो जो डॉफ कैरेक्टर था, जो फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखा, है ना, उसका मतलब ये नहीं कि कभी भी डॉफ वाले प्लांट आएंगे ही नहीं। वो आए, कब आए, पर इन द सेकेंड जनरेशन, दैट वाज हिडन, दैट अपीयर्ड इन द सेकेंड जनरेशन। तो उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस पूरा कंप्लीट हो गया। रेशियो आता है जनरली इसका, तो रेशियो अपन क्या बोलेंगे, फिनोटाइप का रेशियो क्या है, 3:1। फिनोटाइप का रेशियो क्या है, क्यों फिनोटाइप का रेशियो 3:1 है, क्योंकि दिखने में फिनोटाइप, दिखने में फिजिकल अपीयरेंस में पीएच फॉर फिनोटाइप, पीएच फॉर फिजिकल अपीयरेंस, ऐसे याद रहेगा। तो फिजिकली दिखने में 3 टॉल है और एक शॉर्ट है। फिजिकली दिखने में क्या है, 3 टॉल है और एक
तो इसलिए फिनोटाइप क्या हो गया 3:1, टॉल इज टू डॉफ इज 3:1, करेक्ट। जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 क्यों है? क्योंकि उनके जीन्स का रेशियो एक कैपिटल टी वाला है, हर चार में एक ये वाला है, एक ये वाला है और दो ये वाले हैं, तो इसलिए रेशियो क्या होगा जीनोटाइप का 1:2:1, करेक्ट। ये 400 में है, फिर सॉरी 4 में है, पर मैं आपको बता दें कि क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि 200 बने हैं, 200 प्लांट उन्होंने बनाए फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में तो नहीं पूछेगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में तो 200 प्लांट अगर बनाओगे तो 200 के 200 क्या होंगे टॉल। क्वेश्चन आएगा तो सेकंड जनरेशन से आएगा कि सेकंड जनरेशन में मेंडल ने 200 प्लांट बनाए, बताओ उनमें से कितने टॉल हैं कितने शॉर्ट हैं, समझ आएगा। तो 200 प्लांट में से पहले आप एक पार्ट का मीनिंग निकालो, क्योंकि टोटल अपन चार प्लांट लिए ना, चार में अपन ये बोल रहे हैं कि 3 बड़े हैं एक छोटा है, यानी कि 4 से डिवाइड करोगे तो एक पार्ट का मतलब कितना हुआ 50, एक पार्ट का मतलब क्या हुआ 50, हाँ एग्जैक्टली, मतलब 150 बड़े होंगे और 50 छोटे होंगे। अरे हर 4 में 3 बड़े एक छोटा है ना, तो ऐसे आप डिवाइड मल्टीप्लाई करते चलो, ऐड करते चलो कि पहले 4 में 3 बड़ा एक छोटा, अगले 4 में फिर 3 बड़ा एक छोटा, अगले 4 में फिर 3 बड़ा एक छोटा, ऐसे करके आपको 50 बार 4-4 करके निकालना पड़ेगा, तब तो 200 प्लांट बनेंगे। 5 इंटू 40, 4 इंटू 50, सॉरी 4 इंटू 50, 200 हुआ ना, तो आपको ऐसे 4-4 करके 50 बार निकालना पड़ेगा। तो वही तो अपन ने किया, डिवाइड करके 50 ले लिए, राइट। तो 50 यानी कि एक पार्ट का मतलब 50 है, तो 3 पार्ट टॉल थे एक पार्ट शॉर्ट था, तो 150 एंड 50, समझ गया क्या? ठीक है, इससे इससे कंक्लूजन अपन ने ये सारे निकाले थे और हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने डिफाइन किया था, यहां तक हुआ था हमारा, राइट। अब बात करते हैं डाइहाइड्रेट क्रॉस की, उसके बाद फिर ये वाला प्रिंसिपल देखेंगे, है ना। अभी प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन अपन ने नहीं पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ेंगे, और ये अपन ने देख लिया था लास्ट में, है ना, कि वो 7 कैरेक्टर में अभी अपन ने 2 कैरेक्टर की तो उस दिन बात की थी, कौन कौन से, एक अपन ने बात की थी हाइट की और एक हमने बात की थी सीड के, ये 6 ही लिखे क्योंकि एक तो पढ़ लिए ना, यहाँ 6 लिखे हुए। अरे कौन कौन से लिखे हुए, सीड का शेप, कलर, कोट कलर, पॉड शेप, पॉड कलर और फ्लावर की पोजीशन। हाइट नहीं लिखी, हाइट तो पहले पूरा पढ़ चुके हैं ना, तो इसका टोटल 1 ऊपर और 6 यहाँ पर, तो इनमें से किसी का भी मोनोहाइब्रिड आएगा तो बना लेंगे ना, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि डोमिनेंट कौन है। जैसे इन दोनों में राउंड शेप डोमिनेंट है, इन दोनों में येलो कलर डोमिनेंट है, सीड कोट के कलर में भी कलर्ड सीड कोट डोमिनेंट है, व्हाइट सीड कोट रिसेसिव है, पॉड शेप में इन्फ्लेटेड वाला डोमिनेंट है, रिंकल्ड वाला रिसेसिव है, पॉड कलर में ग्रीन, देखो वहां सीड के कलर में येलो वाज डोमिनेंट, पॉड के कलर में ग्रीन इज डोमिनेंट ओवर येलो, एंड लास्ट फ्लावर की पोजीशन में एक्सियल फ्लावर्स आर डोमिनेंट ओवर द टर्मिनल फ्लावर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका मोनोहाइब्रिड बना पाओगे। जैसे हमको पता था कि टॉल इज डोमिनेंट ओवर डॉफ, तो हमने टॉल और डॉफ का मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया। वैसे ही आप इनमें से कोई भी, इन 6 में से कोई सा भी कैरेक्टर अगर आपको बोले तो आप उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख सकते हो। लिखने के लिए क्या करना है, पहले आपको उन चीजों को सेंटेंस के फॉर्म में बताना है, कैसे, ये ऐसे लिख करके कि फर्स्ट जनरेशन में प्योर ब्रेड लेंगे, उनका फर्टिलाइज करवाएंगे तो अपन को मिलेंगे सारे के सारे डोमिनेंट वाले। फिर जो सेकंड जनरेशन बनाने के लिए अपन फर्स्ट जनरेशन वालों का ही आपस में क्रॉस करवाएंगे तो हमको मिल जाएंगे मतलब सेकंड जनरेशन, जिसमें कि 3:1 का रेशियो होगा, 3 डोमिनेंट वाले होंगे और एक रिसेसिव वाला होगा। ऐसे सब कैरेक्टर में अपन कर सकते हैं मोनोहाइब्रिड, ठीक है। चलिए सेग्रीगेशन भी एक बार रीड करते हैं, सेग्रीगेशन क्या है। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स ऑफ जीन्स आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, these factors do not blend or mix up but simply associate themselves and remain together and separate at the time of gamete formation। इसका मीनिंग क्या है समझना, देखो ऐसा नहीं कि कैपिटल टी, हाँ ओके, देखो ऐसा नहीं कि कैपिटल टी एक प्लांट से आया और दूसरे प्लांट से स्मॉल टी आया तो दोनों ब्लेंड हो गए। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सिंग होना, कि मिक्सिंग होके एक मीडियम वाला आया, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ये दोनों कैरेक्टर आपस में मिक्स नहीं होते हैं, कि जैसे आई कैरेक्टर समझ लो, आई कैरेक्टर के लिए एक ब्लैक आई आया एक ब्लू आया, दोनों को मिक्स करके थोड़ा अलग कलर आ गया, ऐसा नहीं, मिक्सिंग नहीं हो रही है। आप समझ रहे हो ना, या तो आपका आंखों का कलर ब्लैक होगा या तो ब्लू होगा, इन द सेम वे या तो वो पी प्लांट टॉल होगा या तो वो पी प्लांट शॉर्ट होगा, डॉफ होगा।
कोई मीडियम नहीं आया कि एक मीडियम बन गया दोनों को मिक्स करके, मतलब दे आर नॉट ब्लेंडिंग। वो जो दोनों एलेज आ रहे हैं और एक पेयर बन रहा है ना, वो दोनों आपस में ब्लेंड नहीं हो रहे हैं। आप समझ रहे हो ना इसका मीनिंग? फिर से रीड कर रहा हूं। When a pair of contrasting factors of genes are brought together in a hybrid, वो पेयर तो हाइब्रिड में पास आया ना, मतलब ये पेरेंट से कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये मान लो मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया, तब जाकर एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बना जाइगोट में। ये जाइगोट है ना भाई, जाइगोट को ये दोनों थोड़ा दोनों आएंगे, ऐसे में तो चार हो जाएंगे उसके अंदर, हाफ हाफ ही आएगा, इससे एक आया, इससे एक आया, मिलके एक पेयर बन गया जाइगोट के अंदर। तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, दे रिमेन सेपरेटेड। दिस फैक्टर डू नॉट ब्लेंड और मिक्स अप बट सिंपली एसोसिएट देमसेल्व्स एंड रिमेन टुगेदर। एक ही साथ रहेंगे बट मिक्स नहीं होंगे। एंड सेपरेट एट द टाइम, अब जब ये आगे जनरेशन बढ़ाएंगे तो ये भी सेपरेट होंगे, जैसे अभी ये सेपरेट हुए, यहां से निकला कि नहीं, कैपिटल टी में से एक कैपिटल टी निकला कि नहीं, यहां भी स्मॉल टी में से एक स्मॉल टी निकला कि नहीं। इन द सेम वे जब ये भी बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो ये भी सेपरेट होंगे। हो रहे थे ना, ये कैपिटल टी एक निकला, फिर ऐसे ही इससे भी कैपिटल टी निकला तो एक कैपिटल टी बना, फिर इससे अगर स्मॉल टी निकला, इससे कैपिटल टी बना तो ये एक बना, वैसे अगर इससे कैपिटल टी इससे स्मॉल टी बना तो ये एक बना, और अगर दोनों से स्मॉल टी निकले तो ये सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं। और कब होते हैं? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन होते समय वो सेपरेट हो जाते हैं। सेम हैपेंस इन आवर बॉडी ऑल्सो, कि जब स्पर्म बनता है या ओवम बनता है तो फीमेल के 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर्स में से एक एक बाहर आते हैं और ओवम रेडी हो जाता है। इन द सेम वे 46 क्रोमोसोम्स यानी कि 23 पेयर में से एक एक बाहर आएगा और स्पर्म रेडी हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। आप लोग पढ़ते थे ना मीटोसिस एंड मियोसिस, तो ये मियोसिस है। ये क्या है? मियोसिस। मिटोसिस तो वो होता था ग्रोथ के लिए, एक सेल अपने जैसा ही सेल बना रहा है तो ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ एंड रिपेयर। बट मियोसिस इज फॉर सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स भी तो बनते हैं ना हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में ग्रोथ होने के लिए सेम टाइप के सेल्स बनते हैं, है ना। हर बॉडी पार्ट हमारा बड़ा हुआ ना बचपन से लेके अभी तक, तो वहां पे क्या हुआ? सेल डिवीजन होता गया और एक टाइप के सेल बनते गए। अल्टीमेटली द बॉडी ग्रोन बिगर। देखिए सेल डिवीजन होता गया, सेल को रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो बॉडी बड़ी होती गई, बॉडी एक्सपैंड होती गई, राइट। बट गैमेट फॉर्मेशन के लिए हमें एक ही टाइप का सेल नहीं चाहिए, हमको उसका आधा ही मटेरियल चाहिए, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स में से 23 ही चाहिए, तो उसको मियोसिस बोलते हैं। एम आई क्लियर? मिटोसिस डिवीजन इज फॉर सेल्स बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयरिंग, एंड मियोसिस सेल डिवीजन इज फॉर गैमेट फॉर्मेशन। एम आई क्लियर? ठीक है। तो क्लियर है ये वाला सेग्रीगेशन वाला, कि जब दो पेरेंट में से एक एक एले आकर के एक पेयर बनता है जाइगोट में, हाइब्रिड में, वो दोनों कैरेक्टर आपस में ब्लेंड नहीं होते हैं, दे डू नॉट मिक्स अप, बट वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं एक दूसरे के साथ। और अलग कब होते हैं? जब उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमेट बनाना है, तो वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन है। चलिए अब डाइहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस के पास एक और पढ़ेंगे अपन, वो होता है इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। तीन प्रिंसिपल पढ़ने हैं अपन को, दो पढ़ चुके हैं अपन, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। उसका मीनिंग अपन इसके बाद समझेंगे। चालू करें डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके चलिए। तो देखो मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड में दोनों में से एक क्वेश्चन तो आता ही 100%। ठीक है, चलो डाइहाइब्रिड। इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ टू ट्रेट्स वर कंसीडर। अभी तक एक ही ट्रेट ले रहे थे हाइट का, अब दो ट्रेट एक साथ लेंगे। वो दो ट्रेट अपन कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं? सीड का शेप एंड सीड का कलर। ठीक है, the reappearance of other variety of each trait in F2 generation will be on the line of monohybrid cross। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ ना, वैसे डोमिनेंट वाले दिख रहे थे, सेकेंड जनरेशन में कुछ रेशियो हमारे रिसेसिव वाले का भी था, तो यहां भी वैसे ही चलेगा। तो अपन कौन सा ले रहे हैं? मेंडल क्रॉस अ वैरायटी हैविंग राउंड एंड येलो सीड्स विथ वन हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। ये प्योर राउंड वाला है तो कैपिटल आर, प्योर येलो है तो कैपिटल वाई। ये हो गया एक प्लांट। दूसरा प्लांट रिंकल्ड वाला है और ग्रीन सीड्स वाला है।
ये रहे 2 प्लांट हमारे F1 जनरेशन के लिए, ये 2 प्लांट रेडी है। स्टेज 1 यही बनाने वाले हैं फर्स्ट जनरेशन। सुन रहे हैं क्या? मतलब ये एक पेयर ऑफ जीन, ये दूसरा पेयर, ऐसे इनके पास 5 पेयर और है। 7 कैरेक्टर है ना भाई। पहले अपन ने एक कंसिडर किया, अब 2 कंसिडर करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक प्योर राउंड एंड येलो, प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन, देवर क्रॉस विथ ईच अदर। तब इसका मान लीजिए ये आपका मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, तो इसके पॉलन में यही आएगा। जब ये गैमेट बनाएगा तो इसमें से एक निकल के आएगा ना, तो कैपिटल आर ही आएगा। इन दोनों में से भी एक निकल के आएगा तो कैपिटल वाई आएगा ना। यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई आएगा। हो गया, ये रेडी है पॉलन, ये ओवम भी रेडी है। अब ये दोनों का क्या हो जाएगा? फ्यूजन। फर्स्ट जनरेशन बनाने के लिए फ्यूजन करेंगे ना। ये पॉलन आया उड़ के, इसके स्टिग्मा में गया और जाकर के इसके ओवम को फ्यूज कर दिया। हो गया फर्टिलाइजेशन। अब जो सीड बनी है उसके पास ये चारों आ गए हैं, करेक्ट। दिखने में वो पूरा फ्लावर, जब उस सीड को आप सो करोगे तो उसमें से जो भी सीड्स निकलेंगी वो सब राउंड होंगी और येलो होंगी। इस जनरेशन में सारे क्या होंगे? राउंड एंड येलो, डोमिनेंट। दूसरा वाला रिसेसिव है, यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे राउंड एंड येलो होने वाले हैं। जैसे वहां पे सारे टॉल थे, वैसे यहां पे सारे राउंड एंड येलो है। यहां तक ठीक है? आगे बढ़े। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन में इन्हीं वाले प्लांट्स को अपन क्रॉस कराने वाले हैं। तो पेरेंट में एक पेरेंट कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला हो सकता है। आर निकला इधर से वाई निकला, आर निकला स्मॉल वाई निकला, एक पेरेंट ऐसा भी हो सकता है। स्मॉल आर कैपिटल वाई निकला, एक पेरेंट ऐसा भी हो सकता है। और स्मॉल आर स्मॉल वाई निकला, एक पेरेंट ऐसा भी हो सकता है। तो ये मेल हो गए, ये फीमेल हो गए। मेल भी 4 वैरायटी की हो सकते हैं, फीमेल भी 4 वैरायटी की हो सकती है। अब ये वाला मेल वाला पॉलन इस वाले फीमेल वाले स्टिग्मा में गया, या ये वाला मेल वाला पॉलन इस वाले स्टिग्मा में गया, ये वाला मेल पॉलन इस वाले स्टिग्मा में गया, ये वाला मेल पॉलन इस स्टिग्मा में गया, तो ये 4 वैरायटी बनेगी। इन द सेम वे ये वाला मेल पॉलन इन सारे स्टिग्मा में गया तो ये वैरायटी, ये वाला मेल पॉलन इन चारों स्टिग्मा में गया तो ये वैरायटी, और ये वाला मेल पॉलन अगर इन चारों में से किसी में भी गया तो ये वैरायटी। समझ रहे ना? पेरेंट तो यही 4 टाइप के बनेंगे, पर वो मेल और फीमेल 2 कैटेगरी होगी ना। तो अब उसमें अपन ने आर वाई सेम लिखा है ना, ये दोनों कॉलम सेम है। सुन रहा है? आपको समझ में आ रहा है? ये कॉलम और ये रो सेम है पूरा, बट ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। अब फ्यूजन करवाएंगे तो इन दोनों का फ्यूजन हो तो क्या बना? कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये बनेगा। इन दोनों का फ्यूजन तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बस लिखना है, जोड़ के लिखना है सबको। ओके, कैपिटल आर कैपिटल वाई फॉलो कर रहे हैं यहां तक? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे बढ़े। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहले कैपिटल लेटर लिख रहा हूं फिर स्मॉल लिख रहा हूं, ठीक है। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, करेक्ट। इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगेन दोनों स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, करेक्ट। और ये भी 4 हो जाएंगे। अरे हाँ या ना? अभी हमने ये 16 वैरायटी है, 4 4 8 4 12 4 16 वैरायटी की अभी अपन ने क्या लिखे? जीनोटाइप्स। सबके जीन दिख रहे हैं आपको? सबका राउंड मतलब सबका सीड के शेप वाला जीन, और सबके सीड के कलर वाला जीन, सबका सीड का शेप वाला जीन, सबके सीड का कलर वाला जीन। अब देखते हैं दिखने में कैसे हैं ये लोग, ठीक है। तो देखो, कैपिटल आर है तो राउंड ही होगा, और कैपिटल वाई है तो येलो ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? राउंड एंड येलो, ठीक है। इसको अपन इस वाले पिंक से मार्क करते हैं, ठीक है, राउंड एंड येलो। ये क्या होगा? राउंड एंड येलो। भले ये दोनों कैपिटल आर, तो ये तो राउंड होना जरूरी है, बट कैपिटल वाई स्मॉल वाई में भी कैपिटल वाई इज डोमिनेंट, तो वो स्मॉल वाई को अभी दबा देगा, राइट। रिसेसिव है स्मॉल वाई वाला, तो ये आपका दूसरा राउंड एंड येलो हो गया। व्हाट अबाउट दिस? अगेन राउंड एंड येलो, इसका अगेन राउंड एंड येलो। 4 हो गए। ओके, ये राउंड एंड येलो 5, राउंड एंड ग्रीन। अब ग्रीन क्यों? क्योंकि दोनों रिसेसिव थे, तो ये हो जाएगा आपका राउंड एंड
ग्रीन, तो चलो इसको ग्रीन से डिनोट करते हैं ना, 1। ओके, ये वाला राउंड एंड येलो, ओके चलो 5। ओके, और राउंड एंड ग्रीन, इसके जैसे ही हुआ ना ये, अच्छा सॉरी 6 हो गई, ठीक है ये 6 हुआ ना। हाँ, ये राउंड एंड ग्रीन हुआ ना ये वाला, तो ये दूसरा हो गया, ये भी तो राउंड एंड ग्रीन था ना, ये भी राउंड एंड ग्रीन है। ओके, राउंड एंड येलो 7, ये 8, ये हाँ ये अलग हो गया एकदम, तो इसके लिए ये ले लेता हूँ रिंकल एंड येलो। चलो, और अगेन रिंकल एंड येलो, ये राउंड एंड येलो, कहां तक पहुंच गए थे, 8 9। हाँ चलिए, अब ये राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन कितना हो गया, ये थर्ड ना, थर्ड नहीं है। हाँ, फिर रिंकल एंड येलो 2 हो चुके थे, ये तीसरा हो गया, रिंकल येलो होगा ना, और लास्ट वाला एक लौता बना है ये वाला रिंकल एंड ग्रीन, जिसमें दोनों डोमिनेंट, दोनों रिसेसिव है एक, यानी कि 4 टाइप की जो वैरायटी बनी है ना, 4 टाइप की जो वैरायटी बनी, कौन कौन सी थी, राउंड एंड येलो वाले 9 बने, राउंड एंड ग्रीन वाले, राउंड एंड ग्रीन वाले 3 बने, रिंकल्ड एंड येलो वाले भी 3 बने, और रिंकल्ड एंड ग्रीन वाले 1 बना। दोनों डोमिनेंट वाले सबसे मैक्सिमम, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव वाले 3 और दोनों रिसेसिव वाला 1, यानी कि रेशियो क्या हो गया, 9:3:3:1। ऐड करके 16 आना चाहिए, आएगा ना, 9 3 12 3 15 1 16। तो हर 16 प्लांट में 9 होंगे राउंड एंड येलो सीड्स वाले, 3 होंगे राउंड एंड ग्रीन, 3 होंगे रिंकल्ड एंड येलो, और 1 होगा रिंकल्ड एंड ग्रीन। समझेगा। अब ऐसे हमने अभी सीड का शेप और कलर लिया है, आपके पास अभी भी 5 कैरेक्टर और बचे हुए हैं, कोई भी 2 और कैरेक्टर लेकर आप ऐसा ही बना सकते हो, रेशियो हमेशा यही रहेगा। 9 ऐसे प्लांट बनेंगे जिनमें डोमिनेंट दिखेगा, दोनों चीजों का डोमिनेंट दिखेगा, दोनों कैरेक्टर का डोमिनेंट दिखेगा। 3 ऐसे होंगे जिसमें एक कैरेक्टर का डोमिनेंट दूसरे कैरेक्टर का रिसेसिव, एक कैरेक्टर का डोमिनेंट दूसरे कैरेक्टर का रिसेसिव दिखेगा, 3 ऐसे होंगे। और एक ही सिर्फ ऐसा होगा जिसमें दोनों कैरेक्टर का रिसेसिव दिखेगा। एम आई क्लियर? तो दिस वाज डाइहाइब्रिड क्रॉस, 9:3:3:1। फिनोटाइप का रेशियो है ना ये। जीनोटाइप में तो बहुत सारे रेशियो बनेंगे, इसलिए जीनोटाइप का रेशियो इसमें से नहीं पूछेगा आपसे, बट फिनोटाइप का रेशियो यही होगा, 9:3:3:1। और वहां पे फिनोटाइप का रेशियो क्या था, 3:1 फिनोटाइप का। जीनोटाइप का रेशियो वहां पे सिंपल था बताना, 1:2:1। क्लियर है ये, है ना। अब ये वाला प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट, ये अपना लास्ट प्रिंसिपल है, थर्ड प्रिंसिपल है। एक डोमिनेंस हो गया, एक सेग्रीगेशन हो गया, अब एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी अपन ने क्या किया, किसी को भी किसी का भी मिक्स किया ना, हो सकता है मिक्स, ये वाला मेल वाला पॉलन किसी भी फीमेल वाले फ्लावर में जा सकता है ना, तो इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि जिस फ्लावर में राउंड सीड है या जिस प्लांट में राउंड सीड है उसमें सिर्फ येलो कलर की सीड होगी, ऐसा नहीं है। राउंड वाली येलो भी हो सकती है, राउंड वाली ग्रीन भी हो सकती है। समझ रहे आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं, रिंकल्ड वाली येलो भी हो सकती है, रिंकल्ड वाली ग्रीन भी हो सकती है, यानी कि कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ भी मिक्सअप हो सकता है। तो वही आपका थर्ड प्रिंसिपल है। इफ वी कंसिडर इनहेरिटेंस ऑफ 2 और मोर जीन्स एट अ टाइम, 2 और मोर जीन्स जब अपन इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द गैमेट्स एंड प्रोगेनी, प्रोगेनी मतलब जनरेशन होता है ना, प्रोगेनी मतलब क्या होता है, जनरेशन। जो अपन फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन की बात कर रहे थे ना, इसमें F1 F2, उसी का मतलब प्रोगेनी होता है। ऑफ सब्सिक्वेंट जनरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या हो गया, ले ठीक है, समझ में आ गया ये कि कोई भी वैरायटी ऑफ जीन किसी वैरायटी का मिक्सअप हो सकता है, इज इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं कि येलो वाला ग्रीन नहीं हो सकता, येलो सीड सॉरी येलो वाले या राउंड वाले सॉरी राउंड वाले हमेशा ग्रीन होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। राउंड सीड्स येलो भी हो सकती हैं, राउंड सीड्स ग्रीन भी हो सकती हैं, रिंकल्ड सीड्स येलो भी हो सकती हैं, और रिंकल्ड सीड्स ग्रीन भी हो सकती हैं। इंडिपेंडेंट है उसका मिक्सिंग एक दूसरे से, ठीक है। तो वो हमारा थर्ड प्रिंसिपल हुआ। क्लियर है ये। उसके बाद का जो अगला टॉपिक है ये आप लोग 8th क्लास में ही पढ़े हो,
ना, सेक्स डिटर्मिनेशन इन चाइल्ड, वही एक्स एक्स और एक्स वाई वाला। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर। उनके पास एक सेक्स क्रोमोसोम होता है ना, बाकी 22 तो अलग अलग कैरेक्टर के हैं, एक क्रोमोसोम आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। 22 अलग अलग कैरेक्टर के क्रोमोसोम्स होंगे एंड वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज द सेक्स क्रोमोसोम। तो ऐसे करके 23 पेयर होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वन पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। इन फीमेल दिस क्रोमोसोम पेयर कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल एले, यानी कि होमोजाइगोस। होमोजाइगोस होते हैं फीमेल में, बट मेल में कैसा होता है, हेट्रोजाइगोस, एक्स वाई, दैट इज एक्स एक्स, बट इन मेल दिस पेयर इज हेट्रोजाइगोस। यहां पे होमोजाइगोस लिखा नहीं है, पर लिखा है आइडेंटिकल एलिस, का मतलब ही होता है होमोजाइगोस, और यहां लिख दिया दिस पेयर इज हेट्रोजाइगोस एक्स वाई। दस मेल आर विथ 44 प्लस एक्स वाई, करेक्ट लिखा है। 44 मतलब 22 इंटू 2 44, एंड फीमेल्स आर विथ 44 प्लस एक्स एक्स। यहां तक क्लियर है। इस टाइप का चार्ट बना के दिखाएंगे जब भी ये क्वेश्चन आएगा। क्या ये चार्ट में क्या दिख रहा है आपको, मेल ह्यूमन के पास 44 प्लस एक्स वाई है, फीमेल ह्यूमन के पास 44 प्लस एक्स एक्स है। यानी कि फॉर्म दो टाइप के हो सकते हैं, 22 प्लस एक्स वाला एंड 22 प्लस वाई वाला, बट ओवम एक ही टाइप का होगा, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। अपन ने इसी को डिवाइड किया, देखो अभी सेपरेट हुए दोनों। ये एक ही न्यूक्लियस के अंदर था 46 क्रोमोसोम्स, दिख रहा है आपको 46? अरे 46 दिख रहा है कि नहीं? 44 प्लस 2 46, 44 प्लस 2 46। अभी इनका हुआ है मिटोसिस। क्या हुआ है? मिटोसिस में 4 बनते हैं। मियोसिस, मियोसिस में कितने बनते हैं? 4। मिटोसिस में 2 बनते हैं। यही 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता एक जैसे क्रोमोसोम्स के साथ, 46 46। यहां भी वही होता अगर अपन मिटोसिस करते तो। मियोसिस में आपने देखा 4 बने, 2 मेल के 2 फीमेल के। है मैं क्लियर? तो 44 प्लस एक्स वाई में से क्या आया? 22 इधर से आया, एक में गया, बचा हुआ 22 इधर चला गया दूसरे स्पर्म में। इधर से भी ऐसी डिवीजन होगा, ये एक्स इधर चला गया, ये वाई इधर चला गया। जब इधर फीमेल में दो एग बना, 2 ओवम बना, तो 44 में से 22 इधर गया, बचा हुआ 22 इधर गया। इन दोनों एक्स में से एक एक्स इधर गया, एक एक्स इधर गया। तो ऐसे हमारे 2 स्पर्म और 2 एग रेडी हो गए। अब इनका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि ये वाला एग, ये वाला स्पर्म इस एग के साथ भी फ्यूज कर सकता है, ये वाला स्पर्म इस एग के साथ भी फ्यूज कर सकता है, हमें नहीं पता। इन द सेम वे ये वाला स्पर्म इस एग के साथ भी, ये वाला स्पर्म इस एग के साथ भी फ्यूज कर सकता है। अकॉर्डिंगली 2 फीमेल और 2 मेल, यानी कि 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है मेल और फीमेल बनने की। समझ रहे हैं क्या? क्लियर है पूरा चार्ट? हाँ। तो इन ह्यूमन बीइंग्स द सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ स्पर्म, नॉट द टाइप ऑफ ओवम। देखिए ओवम का तो एक ही टाइप है, एक्स वाला। स्पर्म के 2 टाइप है ना, इसका अपन लिखे कि इन ह्यूमन बीइंग द सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ स्पर्म दैट फ्यूजेस विद द ओवम, एज ह्यूमन मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ स्पर्म्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। देखो ना, इक्वल टाइप के प्रोपोर्शन बने। As so there are 50% chances of a male baby and 50% chances of a female baby. क्लियर है ये? तो अगर सेक्स डिटर्मिनेशन आएगा तो इतना अपन को लिखना है। मेन तो ये चार्ट है, चार्ट से सब चीजें क्लियर हो जा रही है हमें, बस ये जो चार्ट में बनाए हैं उसी को अपन को लिखना है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अपन कहां तक लिखे? आप लोग पूरा लिख लियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक? हाँ, डाइहाइब्रिड भी लिख लिए? चलो मैं कुछ डेफिनेशन भी लिखा रहा हूं। आप लोग चैप्टर का एंड डाल दिए थे क्या? कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ डेफिनेशंस लिखवा रहा हूं, उसके बाद आप लोग अगर नहीं लिखे तो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड फिर लिख लेना, है ना। इसमें 3 ही टॉपिक है इस पीडीएफ में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, तीनों प्रिंसिपल्स और वो सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, हाँ। कुछ डेफिनेशंस लिखवा रहा हूं, लिखते चलना। पहले तो हेरिडिटी का डेफिनेशन लिख लो। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी, हेरिडिटी डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ characters from, the process of transmission of characters from
The process of transmission of characters from one generation to another. One generation to another. The process of transmission of characters from one generation to another is known as inheritance, is known as inheritance or heredity, or heredity. और हेरिडिटी. ठीक है. नेक्स्ट एक डेफिनेशन है ना क्लोन की. क्लोन, क्लोन, क्लोन क्या होते हैं? एग्जैक्ट कॉपी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, है ना. ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. लिखो क्लोन का डेफिनेशन. अ जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन, अ जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन. क्या हो गया? अ जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन, a genetically uniform population got from a single organism, got from a single organism, got from a single organism by what? हाँ हाँ, by asexual method, by asexual method, by asexual method is called a clone, is called a clone, is called a clone. ऑफस्प्रिंग में होता है मियोसिस. लिख भी, चलो एक लाइन लिख भी लो. फुल स्टॉप. क्या हो गया? This takes place by mitosis. This takes place by mitosis. This takes place by mitosis. And the clone is exactly like the parent. And the clone formed, and the clone formed, and the clone formed is exactly like the parent. क्लोन की स्पेलिंग CLONE है. वो तो क्लाउन हो गया ना. क्लाउन मतलब जोकर होता है क्या? हाँ, क्या था? क्लाउन मतलब जोकर होता है. क्लोन बोल रहा हूं मैं, CLONE. हाँ, हो गया. तीन चीजें लिखे ना. एक अपन लिखे कि क्लोन होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, फिर क्लोन में मिटोसिस होता है, क्लोन मिटोसिस से बनता है, अपन ऐसा लिख सकते हैं क्लोन इज फॉर्म बाय मिटोसिस. बातें नहीं. एंड लास्ट लाइन अभी क्या लिखे कि ये अपने पेरेंट के जैसा दिखेगा एग्जैक्टली. ठीक है, चलो. ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग ऐसा डाल के लिखेंगे. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू पेरेंट्स, it is derived from two parents, it is derived from two parents, two parents, and is the product of sexual reproduction. It is derived from two parents and is the product of sexual reproduction, and is the product of sexual reproduction, and is the product of sexual reproduction. Full stop. It takes place by meiosis. It takes place by meiosis. MEIOSIS. It takes place by meiosis. 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 And the offspring differ from parents. And the offspring differ from parents. ठीक है. नेक्स्ट एक डेफिनेशन है इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिटेड ट्रेट्स हाइफन डाल के. Human beings exhibit many characters. Human beings exhibit many characters
Human beings exhibit many characters inherited from their ancestors. Human being exhibit many characters inherited from their ancestors. Inherited from their ancestors. Stop. These inherited features are called traits. These inherited features are called traits. ठीक है, नेक्स्ट लिख लेंगे जीन. अगला डिफाइन करेंगे जीन. जीन या इसको फैक्टर ही बोलते हैं, जीन और फैक्टर. GENE, जीन और फैक्टर. हाइफन डाल के लिखो. एन इनहेरिटेड फैक्टर, an inherited factor that determines a biological character of an organism. An inherited factor, ये जीन ही तो इनहेरिट करते हैं हम, वही हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन करता है बॉडी के अंदर. An inherited factor that determines a biological character of an organism. An inherited factor that determines a biological character of an organism is called gene. Is called gene. Full stop. It is the functional unit of hereditary material. It is the functional unit of hereditary material. It is the functional unit of hereditary material. Material. ठीक है, एक और डेफिनेशन. एलिज, ALLELES. एलिज, ALLELES. एक्चुअली ये एलोमॉर्फ्स का शॉर्ट फॉर्म है, एलिज, है ना. हाँ, एलोमॉर्फ्स का मैंने एलिज बोला और ये एलोमॉर्फ्स का शॉर्ट फॉर्म है, एलिज बोल रहे हैं ना. देखो इसमें हाइफन डाल के, इट इज द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ टर्म. It is the abbreviated form of term. It is the abbreviated मतलब abbreviation लिखते हैं ना, short form, abbreviation. जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का WHO is an abbreviation. तो वैसे ही एलोमॉर्फ्स का शॉर्ट फॉर्म है एलिज. तो इट इज द abbreviated form of term एलोमॉर्फ्स. ALLELOMORPHS. ALLELO. अपन ने ये ELO में से O हटा के ES कर दिया तो एलिज हो गया, वरना एलोमॉर्फ्स की स्पेलिंग क्या है? ALLELOMORPHS. एलोमॉर्फ्स. इसका मीनिंग भी लिखो ब्रैकेट में. इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग वन फॉर्म और द अदर. वन फॉर्म और द अदर. वन फॉर्म और द अदर. ये तो यही हुआ ना. देखो ये इसी को अपन एलिज बोल रहे हैं, ये नहीं तो ये वन फॉर्म और द अदर. या तो टॉल या तो टॉल. ये तो होमोजाइगोस हो गया. अगर ये होता तो हेट्रोजाइगोस एलिज. हेट्रोजाइगोस एलिज, होमोजाइगोस एलिज. वन फॉर्म और द अदर. टॉल या तो शॉर्ट. पर हमको पता है कि टॉल होगा क्योंकि टॉल डोमिनेंट होता है. तो एक ही चीज के दो फॉर्म हो गए ना. हाइट के दो फॉर्म हो सकते हैं, टॉलनेस या डॉर्कनेस. सीट कलर के दो फॉर्म हो सकते हैं, राउंड, रिंकल्ड. पर कौन दिख रहा है? जो डोमिनेंट है. वो फिर बाद में मेंडल ने पढ़ा. ठीक है, ओके. तो एलिज का मतलब समझ गया ना. इट इज द टू फॉर्म्स ऑफ सेम कैरेक्टर. वन फॉर्म और द अदर फॉर्म ऑफ सेम कैरेक्टर. एम आई क्लियर? आइस कलर ब्लू और ब्लैक, ये एलिज हो गए उसके, जो आपको अपने दो पेरेंट्स से मिले हैं. तो यू हैव गॉट अ पेयर ऑफ कैरेक्टर विच डिफाइंस योर आई कलर and that contains two alleles, one or the other. दोनों में से कोई एक रिफ्लेक्ट होगा. Am I clear? जो डोमिनेंट होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है, और दोनों सेम हुए होमोजाइगोस, तब तो फिर डोमिनेंस का तो कुछ मतलब ही नहीं है. वही है वही दिखेगा. वही कैपिटल टी होगा तो टॉल ही होगा प्लांट.
स्मॉल टी होगा तो शॉर्ट ही होगा प्लांट, उसके पास तो दूसरा वैरायटी का है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, ओके, तो ये आपके एलिज का मीनिंग होता है, वन फॉर्म और दी अदर, ब्रैकेट क्लोज कर देना, ब्रैकेट क्लोज करना, इंडिकेट्स अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, इंडिकेट्स अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। समझ गया ना इस लाइन का मतलब, अल्टरनेट फॉर्म है उसका, या तो ये, एक ही जीन के लिए दो अल्टरनेट फॉर्म्स, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। ठीक है, इसी में अपन होमोजाइगोस और हेटेरोजाइगोस भी डिफाइन कर लेते हैं, इसी में अगले पैराग्राफ में ही। एन ऑर्गेनिज्म हैविंग ओनली वन एले, an organism having only one LA, only one LA, ALLELE, or in other words, two identical alleles. An organism having only one LA, or in other words, two identical alleles, is known as homozygous. Is known as homozygous. An organism having only one LA, और इन अदर वर्ड्स, एक एले तो नहीं हो सकता ना, एक पेयर ही होता है एले का, पर वो दोनों एले एक जैसे हैं, और इन अदर वर्ड्स, और इन अदर वर्ड्स टू आइडेंटिकल एलेज इज नोन एज होमोजाइगोस, इज नोन एज होमोजाइगोस, इज नोन एज होमोजाइगोस। अब एग्जांपल में ये लिख देना दोनों, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों सेम पेयर हो गए। ठीक है, एग्जांपल में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी मत कर देना एक ही सर्कल में, वो तो हेटेरोजाइगोस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, डन। नेक्स्ट लाइन में हेटेरोजाइगोस भी डिफाइन करते हैं, एन इंडिविजुअल विथ टू डिफरेंट एलील्स, एन इंडिविजुअल विथ टू डिफरेंट एलील्स, एन इंडिविजुअल विथ टू डिफरेंट एलील्स will be heterozygous, will be heterozygous। ठीक है, इसी को अपन ने यहाँ पे प्योर ब्रेड का नाम दिया था होमोजाइगोस को, और अलग अलग रहेंगे तो हेटेरोजाइगोस। ठीक है, एग्जांपल क्या दोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इतने सारे हमारे वो थे टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, ओके, नोट में एक पॉइंट भी लिखो, नोट में, नोट कुछ पॉइंट्स लिखते हैं नोट के अंदर, है ना। लिखेंगे, Mendel studied the Mendel studied the Mendel studied the science of genetics. Mendel studied the science of genetics, so is referred to as father of genetics. 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 Next line में मेंडल्स हेड डालेंगे, नेक्स्ट हेड डालना, नोट के अंदर मत लिखो, हेड डाल दो, मेंडल्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस। मेंडल्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस, उन्होंने क्या स्टडी किया था, मेंडल्स, एपिस्ट्रोफी एस दे देना, मेंडल्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस, हाइफन डाल के लिखेंगे, ही चोज गार्डन पी, ही चोज गार्डन पी, ही चोज गार्डन पी, मेंडल की स्पेलिंग MENDEL है ना, मेंडल्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस जो अपन पढ़ चुके हैं, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। ही चोज गार्डन पी, गार्डन पी का साइंटिफिक नेम लिखना ब्रैकेट में, पाइसम सैटिवम, PISUM SATIVUM। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम किसी का साइंटिफिक नेम लिखेंगे, उसमें पहले नाम और दूसरे नाम में बीच में स्पेस होता है,
पहले नाम का फर्स्ट लेटर बस कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल। और जनरली हम जब इसको पेपर में लिखते हैं तो अपन इटैलिक में लिखते हैं। इटैलिक समझते हो? हाँ, थोड़ा टेढ़ा करके। हाँ हाँ, ठीक है। तो ऐसे देखो, हर एक प्लांट और एनिमल के ना एक क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है, जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सब समझ जाएंगे कि गार्डन पी को यही बोलते हैं। देखिए, गार्डन पी का ऑल ओवर द वर्ल्ड नाम यही है। जैसे टाइगर का नाम है पैंथेरा टिग्रिस, पीकॉक का नाम है पैवो क्रिस्टाटस, मैंगो का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। हम यहाँ पे आम बोलते हैं, और अलग अलग वैरायटी भी, हाफूस हो गया, दशहरी हो गया था। अब बाहर जाके बोलोगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, बट मैग्नीफेरा इंडिका बोलोगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ, ये आम मांग रहा है। समझ रहे हैं क्या? तो ऐसे सबके क्या होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं, बाय विच दे आर रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट्स जस्ट लाइक केमिस्ट्री के आईयूपीएसी नेम्स, कि जो सब में वही नाम चलेगा। कॉमन नेम अलग अलग थे, अलग अलग ओरिजिन के हिसाब से कॉमन नेम दिए जा रहे थे। इन द सेम वे यहाँ पे भी ओरिजिन के हिसाब से सबके नाम अलग अलग होते हैं। सब्जियों के भी नाम अलग अलग होते हैं, है ना। फ्रूट्स के नाम अलग अलग होते हैं। हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक फ्रूट को एक ही नाम से नहीं जाना जाता, पर अगर आपको एक नाम बनाना है तो वो क्या होते हैं, उनके साइंटिफिक नेम। समझ रहे क्या? हाँ, तो ये गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम, ठीक है। ओके। अब एक क्वेश्चन इसमें कई बार आता है, एक क्वेश्चन कई बार आता है, वो क्वेश्चन होता है कि वाई मेंडल चोज गार्डन पी। उन्होंने गार्डन पी ही क्यों चूज किया? उनको मटर अच्छे लगते थे, है ना। तो ये सब रीजन नहीं लिखेंगे, उनको मटर अच्छे लगते थे, उनको हरा कलर पसंद था, इस टाइप का नहीं लिखेंगे, है ना। उसका रीजन लिखेंगे, तो नीचे लिखना क्या लिखे, ही चोज गार्डन पी, ब्रैकेट में लिख लो, पाइसम सैटिवम एज प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। गार्डन पी, ब्रैकेट क्लोज करके, ब्रैकेट के अंदर पाइसम सैटिवम लिख लिए हैं, ब्रैकेट क्लोज करके, एज प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, since it had following advantages, since it had, since it had following advantages, since it had following advantages। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस। ये क्वेश्चन आया ना कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग गार्डन पी। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, देयर फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। फर्स्ट पॉइंट, देयर फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। तो उससे क्या होगा, ऐसा फ्लावर है जिसके पास स्टेमन भी है और कार्पल भी है, तो दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर फ्लावर फॉर द रिप्रोडक्शन। वो अपने में ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, क्रॉस pollination and fertilization can both be achieved easily. Cross pollination and fertilization, cross pollination and fertilization can both be achieved easily. Cross pollination and fertilization can both be achieved easily. Third point, third point, peas had, peas had, Peas, peas had many sharply defined, 7 कैरेक्टर्स थे ना जो अलग अलग डिफाइंड थे। Peas had many sharply defined, sharply defined, ब्रैकेट लिखो, contrast, contrasting। Peas had many sharply defined, जिसको अपन contrasting भी बोल सकते हैं, sharply defined की जगह आप contrasting भी लिख सकते हो, ब्रैकेट क्लोज, inherited characters, inherited characters, inherited characters, inherited characters। Next point, the pea plant was easy to cultivate, है ना, ग्रो करना आसान था उनको। The pea plant was easy to cultivate. The pea plant was easy to cultivate, and from one generation to next, and from one generation to next, took only a single growing season. Took only a single growing season.
ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, द पी प्लांट शो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, द पी प्लांट शो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑल्सो, हाँ लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट है ना, द पी प्लांट शो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑल्सो, the pea plant showed self-fertilization also, which helped in which helped in which helped in obtaining the pure breed easily, which helped in obtaining the pure bred easily, which helped in obtaining the pure bred मतलब वो होमोजाइगोस वाले, देखिए दो अलग अलग को ब्रीड कराओगे तो चांसेस है कि हेटेरोजाइगोस बने, पर अगर सेल्फ फर्टिलाइज करते जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो सारे कैरेक्टर्स होमोजाइगोस हो जाएंगे। तो दैट हेल्प इन क्या लिखे, ऑब्टेनिंग प्योर ब्रेड इजिली। तो ये 5 बेनिफिट थे ऑफ यूजिंग पी प्लांट। ठीक है, बाकी इसके बाद की जो चीजें हैं ना वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी। इसके बाद अगर जिन्होंने नहीं लिखा होगा ना तो अब चालू करेंगे यहां से लिखना। पहला काम उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, सुन लो इधर, पहला काम उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था जिसकी स्लाइड ये वाली है, एक एक ये 2 स्लाइड है और ये उसका कंक्लूजन है। उसके बाद उसका प्रिंसिपल फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस यहां तक हुआ। दो फिनोमिना यहां पढ़े थे ना, फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। एक इसके बाद ये आएगा, फिर ये पूरा नोट्स का ही मटेरियल है, फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस उसका पूरा कैलकुलेशन है ना, और उसका प्रिंसिपल, और फिर ये हिबिस्कस में इतने सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो, बट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं है ना बहुत सारे की अलग अलग कलर का कुछ हो, हाइट का कुछ हो, फिर हाइट का मतलब 2-3 ही कैरेक्टर्स मिल रहे थे ना उनको, पर यहाँ 7 कैरेक्टर्स है जिनकी स्टडी वो करके कंक्लूजन निकाल सकते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था। प्लस उनका वो भी टाइम ऑफ कल्टीवेशन भी कम था जिससे वो स्टडी फास्टर कर पा रहे थे। ठीक है, तो यहां तक लिख के लेकर आएंगे सब, है ना, यहाँ तक। उसके बाद बस अगली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, जो बची हुई 4-5 स्लाइड है वो क्वेश्चन देख करके हम नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप करेंगे सिलेबस। ठीक है, चलो थैंक यू।